नमस्कार, दुनिया इस हफ्ते के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ हाजिर हैं और बात करेंगे मिडिल ईस्ट के देश इराक की। हमें अक्सर ही ये देखने और सुनने को मिलता रहा है कि किसी देश में जनमानस के भड़कने के पीछे सत्ता के शीर्ष पर काबिज लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकना मकसद था। कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुआ उथल पुथल इसी की मिसाल है। वहीं कुछ साल पहले यूक्रेन में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, जब वहां के राष्ट्रपति पर रूस समर्थक होने का आरोप लगा था। विरोध स्वरूप लोगों ने राष्ट्रपति भवन सहित सभी बड़ी सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था। बीते दिनों इसी तरह का प्रदर्शन इराक की राजधानी बगदाद में भी देखने को मिला। यहां भी विरोध प्रदर्शन के नाम पर लोगों ने शीर्ष सरकारी इमारतों पर जबरन कब्जा कर लिया। मगर यहां विरोध प्रदर्शन का कारण बाकी देशों के ठीक विपरीत है और बेहद हैरान करने वाला है। दरअसल इराक के ताकतवर शिया नेता और धर्मगुरु मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने हाल ही में राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया। उनका ऐलान करना था कि अल सद्र के समर्थक भड़क उठे और उनके इस फैसले का विरोध करने लगे। बगदाद की सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प ने हिंसा की शक्ल अख्तियार कर ली। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा में अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुक्तदा अल सद्र ने देशवासियों से माफी मांगी और अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। इराक में पिछले साल अक्टूबर में ही संसदीय चुनाव हो गए थे, लेकिन 10 महीनों बाद भी अब तक वहां सरकार का गठन नहीं हो सका है। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। पूरे मामले को जानेंगे, समझेंगे कि 10 महीने से इराक में राजनीतिक गतिरोध क्यों बना हुआ है। सबसे अहम कि वहां अब तक सरकार क्यों नहीं बन पाई है। पिछले साल हुए चुनाव में मुक्तदा अल सद्र की पार्टी सबसे अधिक सीट जीतने के बाद भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। तब भी उनके समर्थकों ने काफी गुस्सा जाहिर किया था। असल में बीते साल अक्टूबर में इराक में संसदीय चुनाव जब हुए, इन चुनावों में मुक्तदा अल सद्र की पार्टी 73 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। दूसरे नंबर पर 38 सीटों के साथ मुहम्मद अल हलबोसी की पार्टी है। देश में कुल 329 संसदीय सीटें हैं, लेकिन 329 सीटों वाली इराकी संसद में सरकार बनाने के लिए 165 सीटों की ही जरूरत पड़ती है। मगर मौलाना सद्र के अन्य दलों के साथ काम करने से इनकार करने के चलते सरकार का गठन नहीं हो पाया। पिछले 10 महीनों से वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने नहीं जा सके हैं। इस वजह से वहां राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा वहां भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी बेकाबू हो चली है। जहां तक यहाँ की राजनीतिक प्रणाली का सवाल है, तो इराक की राजनीति एक संघीय संसदीय प्रतिनिधि लोकतांत्रिक गणराज्य के ढांचे में होती है। ये एक बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें कार्यकारी शक्ति का प्रयोग सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री करते हैं। इसकी विधायी शक्ति प्रतिनिधि परिषद या काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में निहित होती है। इराक के संविधान के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद इराक के सभी सांसदों को 2/3 बहुमत से किसी एक सदस्य को नए राष्ट्रपति के तौर पर चुनना होता है। फिर नए राष्ट्रपति सबसे बड़े राजनीतिक दल को 30 दिनों के अंदर सरकार बनाने और प्रधानमंत्री चुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन कोई गठबंधन नहीं होने के चलते इराक में पिछले 10 महीनों में ये मुमकिन नहीं हो सका है। वहां ना कोई राष्ट्राध्यक्ष है, ना मंत्रिमंडल। फिलहाल वहां निवर्तमान प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी की सरकार देश चला रही है। अगर वहां पिछले चुनाव में जीती पार्टियों के बीच राजनीतिक सहमति नहीं हो पाती है, तो कदीमी अगला चुनाव होने तक प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। इससे पहले 2010 में भी इराक में ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब 289 दिनों के गतिरोध के बाद नूरी अल मलिकी प्रधानमंत्री बने थे। अगर पिछले 2 दशकों में इराक के हालात का जायजा लें, तो उसकी हालात में कोई खास सुधार नजर नहीं आया है। सद्दाम हुसैन युग के बाद वहां का लोकतंत्र तो बहाल हुआ, लेकिन इराक जैसे देश को इसका फायदा नहीं मिल सका है। ऐसा कहा जाता है कि इराक आज जिस हालत में है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है। रासायनिक हथियार के नाम पर उसने 2003 में इराक पर हमला किया, फिर वहां के संसाधनों पर कब्जा किया और यहीं से इराक के शोषण का आगाज हो गया।
लोकतंत्र का लालच देकर अमेरिका ने पहले इराक को कई सपने दिखाए, फिर बुरी स्थिति में अमेरिका इराक को छोड़कर चला गया। असल में लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो तो मिसाल बन जाता है, लेकिन अगर लोकतंत्र में कमजोरियां आ जाएं, दरारें पड़ जाएं, तो देश में अराजकता फैलते देर नहीं लगती। कहने के लिए तो इराक एक लोकतांत्रिक देश है, श्रीलंका भी एक लोकतंत्र है, अफगानिस्तान भी 2021 तक लोकतंत्र ही था, लेकिन आज ये देश किस हालत में है उससे हम अनजान नहीं हैं। असल में ये फ्लॉड डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं। ये दोषों से भरा हुआ बीमार लोकतंत्र है जिनका क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं किया जा सका। यही वजह है कि 2019 में द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इराक को सत्तावादी शासन का दर्जा दिया था, जिसका अर्थ है कि इस देश में राजतंत्र है और लोकतंत्र के कुछ पारंपरिक संस्थान भी हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा आज़ादी नहीं दी गई है। ऐसे देशों में नागरिकों की आज़ादी सीमित होती है। अगर चुनाव होते हैं तो वे निष्पक्ष या आज़ाद नहीं होते हैं। ऐसे मुल्कों में न्यायपालिका आज़ाद नहीं होती और सरकारी आलोचना का सेंसरशिप और दमन करना आम बात है। दरअसल सद्दाम हुसैन की सरकार गिरने के बाद भी वहाँ की शासन प्रणाली में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सुन्नी दबदबा खत्म हुआ तो शियाओं का वर्चस्व कायम हो गया। सद्दाम हुसैन के बाद भी वहाँ सत्ता की साझेदारी सांप्रदायिक और जातीय पहचान पर ही आधारित है। मुक्तदा अल सद्र भी शिया नेता हैं। शिया होने के नाते पहले ईरान से इनकी करीबी थी, लेकिन अब वो उनसे दूरी बना चुके हैं। इराक के घरेलू मामले पर से अमेरिका और ईरान का दखल खत्म करने के लिए उन्होंने खुद को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर पेश किया है। असल में इराक शिया बाहुल्य देश है। यहाँ शियाओं की आबादी लगभग 64% है, जबकि सुन्नी मुस्लिमों की आबादी लगभग 34% है। ज़्यादा शिया आबादी होने की वजह से इराक पर ईरान का खासा प्रभाव रहा है। चूँकि दोनों देश एक लंबी सीमा साझा करते हैं, इसलिए भी इराक में ज़्यादा शियाओं का होना ईरान के पक्ष में चला जाता है। लेकिन मुक्तदा अल सद्र जो पहले ईरान के करीबी हुआ करते थे, वो इराक में अब काफ़ी लोकप्रिय हो चुके हैं। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्होंने सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों से इसलिए गठबंधन नहीं किया क्योंकि वे उन दलों को ईरान समर्थित मानते हैं। वो अब तक अपनी इस बात पर अडिग हैं। लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव जैसी कवायद सचमुच में लोकतंत्र की शक्ल कब अख्तियार करती है और इराकी नागरिकों को सच्ची आज़ादी कब मिलती है। अब इस खबर पर आधारित सवाल को देख लेते हैं। सवाल है, इराक में संसदीय चुनाव होने के लंबे समय बाद भी सरकार गठन नहीं होने की क्या वजह हैं, वर्णन कीजिए। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इस कार्यक्रम को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।